गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। आप जब भी कभी साइकिल चलाते होंगे तो आपने यह महसूस किया होगा कि जैसे ही आप साइकिल में पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल की गति धीमा होना शुरू होता है और कुछ समय के बाद साइकिल रुक जाती है। इसी तरह से जब किसी गेंद को हम जमीन पर लुढ़काते हैं तो गेंद की गति धीमी होने लगती है और कुछ समय के बाद वह रुक जाती है। जैसे मैं दिखा रहा हूं, मैंने यह छोटा सा बॉल लिया है और इसे मैं टेबल पर लुढ़का रहा हूं। बॉल की गति को देखिए, बॉल धीमी होती जा रही है और कुछ समय के बाद वह रुक गई। इसी तरह से मैं एक बैटरी को टेबल के सतह पर लुढ़का रहा हूं। मैंने इस पर बल लगाया और बैटरी टेबल पर लुढ़कना शुरू हुआ। हम इसकी गति को देखेंगे कि क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद यह बैटरी रुक गई। इस किताब को अगर हम टेबल के सतह पर गति देना चाहें तो इसके लिए हमें बाहर से एक बल इस पर लगाना पड़ेगा और तब यह किताब गति में आएगी। यह तब तक गति में रहेगी जब तक हम इस पर बाहर से बल लगाते रहेंगे। जैसे ही हम इस पर बल लगाना बंद करेंगे किताब रुक जाएगी। तो यह सारे उदाहरण हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा है? इन सभी घटनाओं का सिर्फ एक ही कारण है और वह है घर्षण। जब एक सतह किसी दूसरे सतह के ऊपर गति करता है तो दूसरे सतह के द्वारा उस पर एक विरोधी बल लगाया जाता है। यह विरोधी बल हमेशा दूसरे वस्तु की गति का विरोध करता है और यही घर्षण होता है। अब हम घर्षण की परिभाषा जानेंगे कि घर्षण का क्या परिभाषा है। अब हम घर्षण की परिभाषा देखेंगे कि घर्षण क्या है। अभी हमने 2-3 उदाहरण देखा कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आई। किताब टेबल, बॉल टेबल, और हमने साइकिल का भी उदाहरण लिया कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आई और तब उनके बीच घर्षण बल उत्पन्न हुआ। तो घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद ही उत्पन्न होता है और यह बल हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसलिए जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह के ऊपर गति करती है तो उस पर बाहरी बल अगर हटा दिया जाए तो कुछ समय के बाद वह वस्तु रुक जाती है, उसका गति समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर किताब को हम बाएं से दाईं ओर बल लगाकर उसको गति दें तो घर्षण बल उसे दाईं से बाईं ओर ठेलेगा और वह बाहरी बल हटा लेने के बाद वह किताब रुक जाएगा। इसलिए घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर कार्य करता है और सदैव सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे कारण, घर्षण का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोई भी वस्तु चाहे वह कितनी भी चिकनी क्यों न हो, उसके सतह पर कुछ न कुछ अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज अवश्य पाई जाती है। सतह बहुत अधिक चिकना होगा तो उस पर अनियमितताएं कम होगी और सतह यदि खुरदरा होगा तो उस पर अनियमितताएं ज्यादा होगी। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके सतहों पर जो अनियमितताएं पाई जाती है वह एक दूसरे के ऊपर धंस जाती है। यह अनियमितताएं उभार और गड्ढे के रूप में होती है। ये उभार और गड्ढा एक दूसरे में धंस जाती है और इस तरह से अंतःबंध, इंटरलॉकिंग बनता है। यह इंटरलॉकिंग, यह अंतःबंध वस्तु के गति को रोकने का कार्य करता है। तो वस्तुओं की सतह पर पाए जाने वाली अनियमितताएं और उनके मिलने से जो अंतः संबंध, जो इंटरलॉकिंग बनता है, वही इस घर्षण का कारण होता है। उसके बाद हम जानेंगे घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के 2 प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और चलती घर्षण। अभी हमने देखा कि मेज के ऊपर जब मैंने किताब को रखा तो किताब खुद ब खुद गति करना नहीं शुरू किया। उसमें गति तब आई जब हमने उस पर बाहर से एक बल लगाया। तो कोई वस्तु
जब विराम की अवस्था में होती है और उस पर हम बाहर से बल लगाकर उस पर गति उत्पन्न करते हैं, तो उस गति और उस बल का विरोध करने के लिए दूसरी सतह के द्वारा भी एक बल लगाया जाता है, और वह जो घर्षण बल होता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वह वस्तु गति में आ जाती है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए भी हमें उस पर एक बल लगातार लगाए रखना पड़ता है, और उसे गति में बनाए रखने के लिए जो बल हम लगा रहे हैं उस बल का विरोध फिर दूसरे सतह के द्वारा किया जाता है, और उस घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। हमने हमेशा महसूस किया है कि विराम की अवस्था से किसी वस्तु को जब गति की अवस्था में लाया जाता है तो उस समय अधिक बल लगाया जाता है, और जब गति में आई हुई वस्तु को लगातार गतिमान रखने के लिए हम बल लगाते हैं तो वह बल पहले वाले बल की तुलना में कम होता है। इसलिए स्थैतिक घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से अधिक होता है। अब हम जानेंगे कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं। पहला, दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके सतह की प्रकृति क्या होती है इस पर घर्षण निर्भर करता है। अगर सतह की प्रकृति चिकनी है तो उस पर अनियमितताएं कम होगी और तब उसके द्वारा कम घर्षण बल आरोपित किया जाएगा। लेकिन यदि सतह की प्रकृति खुरदरी होगी तो उस पर अनियमितताओं की संख्या अधिक होगी और तब उसके द्वारा अधिक घर्षण बल आरोपित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी हल्की वस्तु को खींचते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ता है, और भारी वस्तु को खींचते हैं तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि भारी वस्तु के वजन के कारण उसकी अनियमितताएं दूसरी वस्तु की अनियमितताओं में काफी अच्छी तरह से धंस जाती है और उनके बीच इंटरलॉकिंग अंतर संबंध काफी बढ़ जाता है, और तब उस अंतर संबंध को खत्म करने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। इसलिए गति करने वाले वस्तु का भार यह भी घर्षण बल को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है। अब हम यहाँ पर कुछ गृह कार्य दे रहे हैं। पहला, घर्षण हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, और दूसरा, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में क्या अंतर है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तैयार कर आप मेरे व्हाट्सएप पे से डाल सकते हैं।